फरवरी 1984 में दुनिया की नजरें इस शहर के एक आइस रिंक पर टिकी थीं। किसी समाजवादी देश में आयोजित होने वाले पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल। 8 साल बाद उसी एरिना की लकड़ी की कुर्सियों को ताबूत बनाने के लिए उखाड़ा जा रहा था और बगल का खेल का मैदान एक कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा था, क्योंकि शहर के पास अपने मृतकों को दफनाने के लिए जमीन कम पड़ गई थी। वही देश, और आज इसे देखिए, यहाँ एक साथ 3 राष्ट्रपति शासन करते हैं, और यदि आप यहूदी या रोमा जिप्सी हैं तो आप उनमें से एक नहीं बन सकते। एक यूरोपीय अदालत ने 16 साल पहले इस व्यवस्था को भेदभावपूर्ण करार दिया था, लेकिन कुछ नहीं बदला। यहाँ यूरोप के आखिरी बचे 2 प्राचीन जंगलों में से एक है, और 774 वर्ग किलोमीटर का ऐसा इलाका है जहां आज भी लगभग 1,80,000 बारूदी सुरंगें, लैंडमाइंस जमीन में दबी हैं, और 4,000 लोग यहां सिर्फ एक पहाड़ी देखने के लिए पैसे दे चुके हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यह धरती का सबसे पुराना पिरामिड है। इस देश का नाम है बोस्निया और हर्जेगोविना। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इस सब के पीछे का असली देश दिखाऊंगा और यह बताऊंगा कि 30 लाख लोग आज भी यहाँ क्यों डटे हुए हैं। शुरुआत करते हैं इसके भूगोल से। बोस्निया और हर्जेगोविना का आकार लगभग अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया जितना है और इसका अधिकांश हिस्सा पहाड़ों से ढका है। अपने दक्षिणी छोर पर यह एड्रियाटिक सागर से मात्र 20 किलोमीटर 12 मील के तटीय हिस्से से जुड़ता है। मोनाको के बाद दुनिया का दूसरा सबसे छोटा समुद्री तट। यह 12 मील का तट क्रोएशिया को 2 हिस्सों में बांटता है। यदि आप उत्तर से दक्षिण की ओर क्रोएशियाई तट पर ड्राइव करें तो आप क्रोएशिया से बाहर निकलेंगे, बोस्निया में दाखिल होंगे और फिर वापस क्रोएशिया में प्रवेश करेंगे। अब बात करते हैं पैसों की। 3.8 मिलियन, 31 लाख आबादी, प्रति व्यक्ति जीडीपी $10,700 और औसत शुद्ध मासिक वेतन लगभग $984 है। और इस अर्थव्यवस्था का लगभग हर 10 में से $8 उन लोगों द्वारा घर भेजा जाता है जो देश छोड़कर बाहर जा चुके हैं। यहाँ पहली चीज जो समझ से परे लगती है, बिजली इस देश के मुख्य निर्यातों में से एक है, और वहीं इसकी अपनी राजधानी में 30,000 से 40,000 परिवार गीली लकड़ी जलाकर अपने घरों को गर्म रखते हैं। 1991 में यहाँ 4.4 मिलियन 44 लाख लोग रहते थे। आज केवल 3.8 मिलियन बचे हैं। एक ही पीढ़ी के जीवन काल में 1/3 देश खाली हो गया, और उन पर शासन करने के लिए एक राष्ट्रीय सरकार है। 2 स्वायत्त इकाइयां हैं, 10 कैंटन और 1 स्वायत्त जिला है। एक के ऊपर एक लदे हुए 14 शासन तंत्र और 150 से अधिक मंत्री, शिकागो से भी छोटी आबादी के लिए। लेकिन कोई भी देश अपने मंत्रालयों की वजह से याद नहीं रखा जाता। चलिए मैं आपको क्रुश्चिचा गांव के एक पुल पर ले चलता हूं। 2017 की गर्मियों में क्रुश्चिका के लोगों को पता चला कि उनकी नदी पर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनने जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ के लोगों को अक्सर चीजों का पता तब चलता है जब बुलडोजर उनके दरवाजे पर खड़े होते हैं। इसलिए वे जाकर पुल पर बैठ गए। 24 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट में, और इनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, क्योंकि उनका मानना था कि पुलिस महिलाओं पर शायद उतनी सख्त नहीं होगी। बारिश, चिलचिलाती धूप और खुले पत्थरों पर बोस्निया की 2 सर्दियां। 24 अगस्त की सुबह पुलिस उन्हें हटाने के लिए पहुंची। मैदा बिलाल पर लाठियां बरसाई गईं और वह लगभग बेहोश हो गईं। उनके 70 वर्षीय पिता उनके बचाव में बीच में आए। उन्हें भी पीटा गया और गिरफ्तार कर लिया गया। किसी ने इसका वीडियो बना लिया। वे उसी दिन दोबारा पुल पर लौटे और लगातार 53 दिन और रातें वहीं डटे रहे। दिसंबर 2018 में एक अदालत ने उन प्लांटों के परमिट रद्द कर दिए। 2021 में मैदा बिलाल को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल से सम्मानित किया गया, जो बोस्निया को मिलने वाला पहला ऐसा पुरस्कार था। अगली गर्मियों में फेडरेशन ने 10 मेगावाट से छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स पर रोक लगा दी और उस पुल का नाम बदलकर क्रुश्चिका की बहादुर महिलाओं का पुल कर दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका सीधा सा जवाब था, यह नदी हमारे वजूद का हिस्सा है और पूर्व में
ऐसी माताएं हैं जो 90 के दशक के युद्ध में अपना सब कुछ खो देने के बाद उन्हीं उजड़े हुए गांवों में वापस लौटी ताकि उन्हीं गलियों में अपनी जिंदगी फिर से बसा सकें। इसलिए नहीं कि यह आसान था, बल्कि इसलिए कि उनके चले जाने का मतलब उन गलियों को हमेशा के लिए सूना छोड़ देना होता। हर साल अगस्त में बोस्निया की ओर जाने वाली सड़कें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और स्विट्जरलैंड की नंबर प्लेटों वाली गाड़ियों से भर जाती हैं, सिर्फ 4 हफ्तों के लिए। वे गांव जो सितंबर से सन्नाटे में डूबे रहते थे, अचानक शादियों, घरों की रंगाई पुताई और आंगनों में खेलते बच्चों की आवाजों से गूंज उठते हैं। पूरे साल में पहली बार 3 पीढ़ियां एक ही मेज पर साथ बैठती हैं। फिर सितंबर आता है और सब गाड़ियां लेकर वापस लौट जाते हैं। 20 लाख बोस्नियाई देश के बाहर रहते हैं। डॉक्टर, नर्सिंग, वेल्डर और कॉलेज से निकले युवाओं के पूरे बैच काम की तलाश में जर्मनी और अन्य देशों का रुख कर रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं और एक कैफे जो अभी भी खुलता है। जो लोग यहां रह जाते हैं उनके लिए जिंदगी का हिसाब बेहद क्रूर है। यूरोप में यहां के युवा 30 साल की उम्र तक अपने माता पिता के साथ रहते हैं और ऐसा किसी लगाव के चलते नहीं है। $989 के मासिक वेतन में अलग अपार्टमेंट किराए पर लेना कोई आसान फैसला नहीं है। यहाँ के लोग एक फीकी मुस्कान के साथ एक जुमला कहते हैं, क्योंकि इसके बिना इस दर्द को सहना नामुमकिन होगा। हमारा सबसे बड़ा निर्यात हमारे अपने बच्चे हैं। शायद आप भी यह वीडियो उन्हीं देशों में से किसी एक से देख रहे हैं जहां ये युवा जाते हैं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। मैंटीनाई के मी इस देश ने अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेटों को नए सिरे से डिजाइन किया और वह हासिल कर दिखाया जो कोई शांति सम्मेलन नहीं कर सका। बोस्निया की नंबर प्लेटों में सिर्फ 7 अक्षरों का इस्तेमाल होता है। A, E, J, K, M, O और T ये वे अक्षर हैं जो लैटिन और सिरिलिक दोनों लिपियों में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। कोई क्षेत्रीय कोड नहीं होता। उस नंबर प्लेट पर ऐसा कुछ नहीं होता जिससे पता चले कि ड्राइवर कहाँ का है या किस समुदाय से ताल्लुक रखता है। अचानक एक कार सिर्फ एक कार बन गई। फिर आती है यहाँ की कॉफी, जो यहाँ महज एक पेय नहीं है बल्कि एक पूरी रस्म है। घरों में कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है और हर बार उसका एक अलग नाम होता है। पहली है दोचे कुशा, स्वागत का कप। दूसरी है रजगोवोरुशा, बातचीत और गपशप का कप। तीसरी है सिक्तेरुशा, जो एक तुर्की शब्द से बना है जिसका मतलब होता है अब यहां से निकलो। ये वह कप है जो मुलाकात के अंत का इशारा करता है। हर दौर 30 से 45 मिनट तक चलता है और कॉफी को जल्दी जल्दी पीना बहुत बड़ी बदतमीजी माना जाता है। एक और नियम जिसे स्थानीय लोग तुरंत टोक कर सुधारेंगे, केवल मांस वाली पेस्ट्री को बुरेक कहा जाता है। पनीर वाली को सिरनिका और पालक वाली को जेलजानिका कहते हैं। अगर आपने चीज पेस्ट्री को बुरेक कह दिया तो बिल काटने से पहले कोई न कोई आपकी शब्दावली जरूर दुरुस्त करेगा। और सबसे बड़ा नियम, कभी किसी से यह मत पूछिए कि युद्ध के दौरान वह किस तरफ था, न अनजाने में न मजाक में। अगर वे चाहते हैं कि आप जानें तो वे खुद बता देंगे। सारायेवो के केंद्र में सिर्फ 10 मिनट टहलें और आप एक मस्जिद, एक ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल, एक कैथोलिक कैथेड्रल और एक यहूदी आराधनालय सिनेगॉग के पास से गुजरेंगे। रमजान के दौरान पीले किले येलो फोर्ट्रेस से तोप दागी जाती है जो रोजा खोलने का संकेत देती है और उसकी गूंज घाटी में फैलने से पहले इन चारों छतों से टकराती है। दक्षिण में 90 मिनट की दूरी पर मेजुगोर्जे में जून 1981 में 6 किशोरों ने दावा किया कि उन्हें वर्जिन मैरी के दर्शन हुए हैं। तब से अब तक लगभग 4 करोड़ तीर्थयात्री वहां आ चुके हैं। सितंबर 2044 में वेटिकन ने वहां सार्वजनिक भक्ति को मंजूरी दे दी। हालांकि उन्होंने इस बात पर कोई फैसला देने से जानबूझकर परहेज किया कि क्या वे दर्शन अलौकिक थे। मंजूरी भी दे दी और सवाल भी खुला छोड़ दिया, जो अपने आप में बहुत ही बोस्नियाई तरीका है। लेकिन इस देश के जीने का मूल मंत्र एक ऐसा शब्द है जिसका अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में कोई सीधा अनुवाद नहीं है। चेफ का मतलब है अपनी गति से सिर्फ उसके आनंद के लिए कोई काम करना, किसी के दबाव में आने से इनकार करना। यह आलस्य नहीं है,
आलस्य में रुचि की कमी होती है। चेफ का मतलब है किसी छोटी सी चीज की इतनी परवाह करना कि आप दुनिया की किसी जल्दी को अपने सुकून में दखल न देने दें। कॉफी यहाँ 1463 में ऑटोमन्स के साथ आई थी। आज बोस्नियाई लोग यूरोप में कॉफी के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से हैं, जबकि इस देश में कॉफी का एक दाना भी नहीं उगता। चेवापी एक कीमे के छोटे ग्रिल्ड रोल्स यहाँ की संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। सारायेवो में वे इसे सोमुन नाम की गर्म चपटी रोटी के भीतर कच्ची प्याज और कजमक एक गाढ़ी नमकीन मलाई के बड़े चम्मच के साथ 10 के सेट में परोसते हैं। बान्या लूका में वे 4-4 के जुड़े हुए टुकड़ों में आते हैं और उनकी रोटी अलग होती है। दोनों शहर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि दूसरा वाला गलत है। घरों के पिछले आंगनों में लोग आज भी साच के नीचे खाना बनाते हैं। मांस और सब्जियों पर एक भारी धातु का ढक्कन रखा जाता है, उसके ऊपर दहकते अंगारे रखे जाते हैं और फिर सब 3 घंटे के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। ऑटोमन काल की एक तकनीक जो कभी खत्म नहीं हुई। इसे जल्दबाजी में नहीं बनाया जा सकता और यही इसका असली मजा है। मोस्टार में नेरेत्वा नदी से 24 मीटर ऊपर एक पत्थर का पुल है और जब से इतिहास दर्ज है, लड़के वहां से नीचे छलांग लगाते रहे हैं। इसका पहला लिखित विवरण 1664 का है, जिसे एक ऑटोमन यात्री ने लिखा था, जिसने देखा कि स्थानीय युवा दौड़कर पानी में कूदते थे जबकि पहरेदार बुर्ज से तालियां बजाते थे। जुलाई 2025 में शहर ने इस वार्षिक प्रतियोगिता का 451वां संस्करण मनाया। नेरेत्वा नदी पिघली हुई बर्फ की तरह बर्फीली है और उस ऊंचाई से जरा सा भी गलत गिरना आपकी छाती को सुन्न कर सकता है। मोस्टार में आपकी पहली छलांग वह पल होती है जब आप बच्चे से मर्द बनते हैं। स्थानीय डाइविंग क्लब ने खुद को मोस्टार्स की इकारी नाम दिया है। एक और आयोजन जो इस जगह को किसी भी पुल से बेहतर बयां करता है, सारायेवो फिल्म फेस्टिवल। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। युद्ध खत्म होने के बाद नहीं, बल्कि घेराबंदी और तोप खाने की बमबारी के बीच लोग गोलाबारी के साए में फिल्में देखने के लिए कतारों में खड़े होते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जिस शहर ने फिल्में देखना बंद कर दिया, उसने एक शहर कहलाने का हक खो दिया। आज यह दक्षिण पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है। शाम के समय सारायेवो कोई पार्टी का शहर नहीं होता। बाशचार्शिया पुरानी ऑटोमन मार्केट में कफाना खुलती हैं और सेवदा गायक अपनी धीमी विरह और लालसा से भरी स्थानीय धुनें गाने लगते हैं। 4 लोग रात 8 बजे बैठते हैं, 2 बार ऑर्डर करते हैं और रात के 1 बजे तक वहीं बैठे बतियाते रहते हैं। यहाँ की रातें बातचीत से सजती हैं, शोर शराबे से नहीं। अब पहाड़ियों की तरफ देखिए। बोस्मल सिटी सेंटर जमीन से 118 मीटर ऊंचा उठता है। बाल्कन की दूसरी सबसे ऊंची आवासीय इमारत, जिसकी लागत 12 करोड़ यूरो थी। इसे उन 2 भाइयों ने बनवाया जो युद्ध के दौरान देश छोड़कर मलेशिया चले गए। दौलत कमाई और वापस लौटकर शहर के स्काईलाइन पर अपनी पहचान दर्ज की। पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर सुरक्षा चौकियों वाले बंद विला बने हैं, जहां टैक्सी का किराया सिर्फ $5 है और नीचे ऐसे घर हैं जो गीली लकड़ी जलाते हैं क्योंकि गैस का कनेक्शन 1 महीने के वेतन से ज्यादा महंगा है। देश की 17% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है और कई बुजुर्ग लगभग $300 प्रति माह की पेंशन पर गुजारा करते हैं। उतने में तो सारायेवो के केंद्र में एक कमरा भी किराए पर नहीं मिलता। और सबसे दर्दनाक हिस्सा यह है, वे आलीशान विला थर्मल इन्वर्जन तापमान के उलटने की परत से ऊपर स्थित हैं। सर्दियों में जब ठंडी हवा गर्म हवा के नीचे फंस जाती है और घाटी एक ढक्कन की तरह सील हो जाती है, तो ऊपर पहाड़ों पर रहने वाले लोग साफ हवा में सांस लेते हुए नीचे धुएं की एक पूरी झील को देखते हैं। बाकी सारा शहर उस जहरीले धुएं के भीतर कैद होता है। 30 जनवरी 2026 को सारायेवो की वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन दुनिया के किसी भी बड़े शहर से बदतर थी, जहां PM 2.5 का स्तर 300 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के करीब था। विश्व बैंक का अनुमान है कि यहां हर साल लगभग 300 असामयिक मौतें सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। इसका मुख्य कारण कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं, बल्कि घाटी में जलने वाले 30,000 से 40,000 लकड़ी और कोयले के चूल्हे हैं।
फिर एक और खामोश त्रासदी आती है जो बच्चों से जुड़ी है। देश के कुछ हिस्सों में ऐसे स्कूल हैं जिन्हें एक छत के नीचे दो स्कूल कहा जाता है। बोस्नियाक और क्रोएशियाई छात्र एक ही इमारत में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दरवाजों से आते हैं, अलग अलग किताबें पढ़ते हैं और इतिहास के अलग अलग सबक सीखते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो युद्ध के 20 साल बाद पैदा हुए और उन्होंने अपने छोटे से गांव की उस अदृश्य रेखा को कभी पार नहीं किया, और इन सब के नीचे है जमीन। आज भी 774 वर्ग किलोमीटर जमीन में बारूदी सुरंगें होने का अंदेशा है। 1996 के बाद से 624 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 114 खुद बारूदी सुरंगें हटाने वाले विशेषज्ञ डी-माइनर्स थे। अगस्त 2025 में 19 साल का एक युवक गलती से एक चिह्नित माइनफील्ड में चला गया और जिंदा वापस नहीं लौटा। वह युद्ध खत्म होने के बाद पैदा हुआ था। उसे तो यह भी याद नहीं था कि वे सुरंगें वहां क्यों लगाई गई थीं। पूरे देश को सुरंग मुक्त करने की समय सीमा अब 2027 से बढ़ाकर 2032 कर दी गई है। लेकिन इस देश में कुछ ऐसी चीजें भी बनी हैं जिनके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। कोंजिच शहर के बाहरी इलाके में एक साधारण सा दिखने वाला घर है। उसके पीछे एक सुरंग सीधे पहाड़ के अंदर जाती है। अंदर 6,500 वर्ग मीटर में फैला एक ऐसा बंकर है जिसे परमाणु युद्ध की स्थिति में 350 लोगों को 6 महीने तक जिंदा रखने और वहां से देश पर राज करने के लिए बनाया गया था। इसके निर्माण में 26 साल लगे और लगभग 4.6 अरब डॉलर का खर्च आया। यह यूगोस्लाविया के इतिहास का तीसरा सबसे महंगा प्रोजेक्ट था। काम करने वाले मजदूरों को आंखों पर पट्टी बांधकर वहां ले जाया जाता था, और जब यह बनकर तैयार हुआ तो पूरी दुनिया में सिर्फ 16 लोगों को इसके वजूद का पता था। 3 जनरल और 13 सैनिक, जिन्हें गोपनीयता की कसम दिलाई गई थी। राष्ट्रपति टीटो ने 26 साल तक देश के पैसों से इसे बनवाया, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने कभी इसके अंदर कदम तक नहीं रखा। मार्च 1992 में इस बंकर को उड़ाने का आदेश आया, लेकिन 2 सैनिकों ने विस्फोटक लगाने के बजाय तार काट दिए। यही एकमात्र कारण है कि यह आज भी सलामत है। आज इसकी दीवारों पर आधुनिक कला की प्रदर्शनियां लगती हैं। अब जंगलों में निकलिए और पत्थरों को देखिए। पूरे देश में लगभग 60,000 स्टेच्ची बिखरे पड़े हैं। 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच चूना पत्थर के बड़े ब्लॉकों पर तराशी गई कब्रें। इन पर शिकारियों, गोल घेरे में नाचते लोगों और शरीर से बड़े उठे हुए हाथों की नक्काशी है। यह मध्यकालीन यूरोप में किसी भी अन्य चीज से मेल नहीं खाती। यह बोस्नियाई चर्च क्रिश्चियानी से जुड़ी है, एक ऐसा ईसाई संप्रदाय जिसे रोम ने धर्म विरोधी माना था और जो 1450-1460 के दशक में इतिहास से गायब हो गया। एक शिलालेख पर लिखा है, कमोबेश मैं वैसा ही था जैसा तुम आज हो, तुम वैसे ही बन जाओगे जैसा मैं आज हूं। और यह हमें ले जाता है उस पहाड़ी पर। 2005 में दावा किया गया कि विजोको की पहाड़ियां असल में 12,000 साल पुराने पिरामिड हैं, जो गीजा के पिरामिडों से भी बड़े हैं। तब से 4 लाख लोग इसे देखने आ चुके हैं। यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इसे एक क्रूर छलावा करार दिया, क्योंकि खुदाई में मिले रोमन और मध्यकालीन अवशेष उस दावे से 11,000 साल कम पुराने थे। लेकिन दिलचस्प सवाल यह नहीं है कि क्या वह सचमुच पिरामिड है। सवाल यह है कि किसी देश को अपने पैरों के नीचे एक प्राचीन सभ्यता दबी होने की उम्मीद करने के लिए पहले क्या कुछ खोना पड़ता है। यहाँ की कई धरोहरों को उन लोगों ने बचाया जिनके पास ऐसा करने की कोई प्रत्यक्ष वजह नहीं थी। मोस्टार का पुराना पुल स्टारी मोस्ट 1566 में बनकर तैयार हुआ था। 9 नवंबर 1943 को 60 से ज्यादा तोप के गोलों से छलनी होकर यह नेरेतवा नदी में ढह गया। लोगों ने नदी से उन पत्थरों को बाहर निकाला, पुरानी खदान को फिर से खोला और प्राचीन तकनीकों से 2004 में इसे हूबहू दोबारा खड़ा किया। इसे पैदल पार करने में 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन इसे वापस पाने में 11 साल लग गए। और दूसरा बचाव साराजेवो हगदा 14वीं सदी की कैटालोनिया की एक सचित्र यहूदी पांडुलिपि, जिसे 1492 में स्पेन से निकाला गया था। 1940 में जब एक नाजी अफसर ने इसे संग्रहालय से जब्त करना चाहा, तो मुख्य लाइब्रेरियन दरवेश कोरकुट, एक मुस्लिम विद्वान, ने चालाकी से कहा कि वह किताब पहले ही कोई ले जा चुका है। फिर उन्होंने खुद उसे निकाला और युद्ध खत्म होने तक एक पहाड़ी गांव की मस्जिद में कुरान की प्रतियों के बीच छिपा कर रखा।
उन्होंने और उनकी पत्नी ने एक यहूदी लड़की मीरा पापो को अपने घर में पनाह भी दी। 1992 के युद्ध में जब संग्रहालय पर बमबारी हुई तो निदेशक एनवर इमामोविच ने स्नाइपर्स की गोलियों के बीच दौड़कर इसे एक बैंक के वॉल्ट में सुरक्षित पहुंचाया। आज यह उसी संग्रहालय के शीशे के पीछे सुरक्षित रखी है। दक्षिण पूर्वी छोर पर सुतिएस्का नेशनल पार्क के भीतर पेरुचिका घाटी स्थित है। यह यूरोप के आखिरी 2 प्राचीन वर्षावनों में से एक है। 20,000 सालों से किसी ने इसके पेड़ों को नहीं काटा। पेड़ जहां गिरते हैं वहीं पड़े रहते हैं और प्रकृति वहीं से दोबारा पनपती है। यहां 70 मीटर ऊंचा स्काकावाक जलप्रपात है। भूरे भालू, भेड़िए, लिंक्स और यूरोप की लगभग 90% कठफोड़वा पक्षी प्रजातियां मौजूद हैं। यहाँ की नदियां नेरेत्वा, ऊना, तारा यूरोप की आखिरी आजाद बहने वाली नदियां हैं, जिन्हें पर्यावरणविद यूरोप का नीला दिल कहते हैं। और हर्जेगोविना की चट्टानों के नीचे वेत्रेनित्सा हवा की गुफा है, जहां 200 से अधिक दुर्लभ जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर आप यहां यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कुछ व्यावहारिक बातें। एक सामान्य रेस्तरां में खाना लगभग $9, चेवापी की पूरी प्लेट $5, बोस्नियाई कॉफी $120 की मिलती है और कोई आपको मेज से उठने के लिए नहीं कहेगा। सारायेवो के केंद्र में एक बेडरूम का अपार्टमेंट लगभग $450 प्रति माह में मिल जाता है। ट्राम का टिकट $1.20 है। यह देश तब बहुत सस्ता है जब आपकी कमाई बाहर से आ रही हो, लेकिन अगर आप स्थानीय वेतन पर जी रहे हैं तो यह कतई सस्ता नहीं है। 2009 में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने 2 नागरिकों, एक यहूदी और एक रोमा की याचिका पर फैसला सुनाया कि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोकना असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह फैसला आज तक लागू नहीं हुआ। देश की आबादी लगातार घट रही है और विडंबना यह है कि बेरोजगारी दर ऊंची होने के बावजूद स्थानीय कंपनियों को कुशल कर्मचारी नहीं मिल रहे, क्योंकि वे सब म्यूनिक जा चुके हैं। और फिर 2014 में देश ने 120 वर्षों की सबसे भयानक बाढ़ झेली। पानी के तेज बहाव ने बारूदी सुरंगों को खिसका दिया, चेतावनी के बोर्ड बह गए और जमीन अपनी जगह से हिल गई। पूरे इलाकों का दोबारा सर्वे करना पड़ा। यहाँ कोई भी तूफान सिर्फ एक तूफान नहीं होता। यहाँ का अतीत जमीन के ठीक नीचे दबा है और वह हिलता रहता है। तो इन सब के बाद बारूदी सुरंगें, धुआं, उलझा हुआ संविधान जिसे कोई ठीक नहीं कर पा रहा और 20 लाख लोगों का देश छोड़ जाना। सवाल यह बचता है कि 30 लाख लोग आज भी यहाँ क्यों रुके हुए हैं। बोस्निया कोई ऐसा देश नहीं है जो पूरी तरह संभल चुका हो और यहाँ का हर नागरिक आपको यह बात पूरे विस्तार और चुटकुलों के साथ बताएगा। लेकिन कोई तो ऐसी डोर है जो इसे थामे हुए है, और अगर आप देखना जानते हैं तो वह आपको हर जगह दिखेगी। यह तब दिखती है जब कोई लड़का नेरेत्वा नदी से 24 मीटर ऊपर पुल की मुंडेर पर खड़ा होता है और पूरी सड़क खामोश होकर ऊपर देखने लगती है, क्योंकि वहां खड़ा हर इंसान अपनी पहली छलांग को याद कर रहा होता है। यह तब दिखती है जब एक डिमाइनर जमीन के 1 वर्ग मीटर हिस्से पर हाथ के औजारों से पूरी सुबह घुटनों के बल बैठा रहता है, ताकि आने वाले वसंत में कोई परिवार उस जमीन पर बेखौफ सब्जियां उगा सके। यह अगस्त के महीने में दिखती है जब विदेशी नंबर प्लेटों वाली गाड़ियां घाटी की सड़कों पर चढ़ती हैं और एक दादी सुबह 6 बजे से दरवाजे पर उस बस का इंतजार कर रही होती है जो 9 बजे आने वाली है। और यह तब दिखती है जब आप इस देश में किसी भी जगह बैठते हैं और आपके एक लफ्ज बोलने से पहले ही पारंपरिक पीतल का बर्तन जेजवा आपकी मेज की तरफ बढ़ रहा होता है। यही है चेफ, किसी पल को वह समय देना जिसका वह हकदार है और दुनिया की किसी हड़बड़ी को उसे आपसे छीनने न देना। जब किसी कौम से लगभग सब कुछ छीन लिया जाता है तो जो चीज अंत में बचती है वह है यह तय करने का हक कि कोई लम्हा कितनी देर टिकेगा। याद रखिए कॉफी के उन 3 कपों को, स्वागत का कप, बातचीत का कप और तीसरा सिख तेरुशा, जो मेहमान को अलविदा कहता है। आप जब तक चाहें यहाँ बैठ सकते हैं, आपको कभी कोई तीसरा कप परोस कर जाने को नहीं कहेगा। यहाँ लोग दरवाजे पर अलविदा नहीं कहते, वे आपके साथ गली के कोने तक चलते हैं, पीछे धीमी धुनें बजती रहती हैं
और वे तब तक वहीं खड़े रहते हैं जब तक कि आप मुड़कर ओझल न हो जाएं। यहाँ तक साथ निभाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।